नमस्ते। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय विद्वान, वक्तागण, सेंट पीटर्स कॉलेज तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं अन्य प्रतिभागियों, आप सभी को सादर प्रणाम। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। इस समारोह में आपकी उपस्थिति इसे और अधिक गरिमामय बना रही है। इस सत्र में हमारे साथ 4 विशेष विद्वान वक्ता उपस्थित हैं। हमारे साथ इस सत्र में अध्यक्ष के रूप में मौजूद है पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर भारत प्रसाद जी। उनको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज नई दिल्ली के सहायक आचार्य डॉक्टर सैयद मुबीन जहारा, इनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आगे मैं हमारे ही कॉलेज के मलयालम विभाग के अध्यक्षा डॉक्टर बिंदु जी को सस्नेह स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अनीश जी को सस्नेह स्वागत करती हूँ। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद इन सभी वक्ताओं के विचार हमें अपनी सोच को और बढ़ाने का अवसर देंगे, जिससे हम साहित्य के सार को न केवल समझ सके बल्कि उसे अपने जीवन में आधार भी सके। आशा करती हूँ कि यह सत्र न केवल ज्ञानवर्धक होगा बल्कि हम सभी को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं इस सत्र के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग मेघालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर भरत प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं। आप हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। आपकी कविता, आलोचना और कथा विधा में अब तक 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आयाम सम्मान, मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार, युवा शिखर सम्मान सहित 6 साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। आपका विषय है समकालीन हिंदी कविता में लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति। सबसे पहले जो हमारा बहुत संक्षिप्त में परिचय दिए हैं उनके प्रति बहुत धन्यवाद देता हूं। केरल प्रांत में यह पहला अवसर है मेरा। इसके पहले अपने आप ही की तरह के तमाम विद्यार्थियों के साथ स्टूडेंट टूर पर 2 बार आए थे तिरुवनंतपुरम में। केरल के प्रति जो एक आकर्षण है, जो रुचि है, मोह है, उसकी थोड़ी बहुत भरपाई आज हो पा रही है। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं इस प्रदेश का नमन करता हूं। हालांकि हमारा हर प्रदेश नमन करने योग्य है, लेकिन आज मैं यहाँ हूं तो पहले इसका नमन किया जाए। यहाँ आज हमारे बीच में उपस्थित हिंदी साहित्य के विमर्श के, आलोचना के, चिंतन के प्रतिनिधि व्यक्तित्व प्रोफेसर रवि भूषण जी, हिंदी कथा साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर बड़े भाई राकेश कुमार सिंह जी, हिंदी साहित्य के जाने माने कवि और आलोचक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, और शशि मुदिराज जी, प्रोफेसर रवि जी, विश्वासी इक्का जी। इसके अलावा इस
कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया है उनको कैसे हम भूल सकते हैं, प्रोफेसर टी सिंधु जी, यहाँ उपस्थित कॉलेज के तमाम सारे हमारे शिक्षक जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ, और बहुत प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आयोजन हो रहा है जिसका उद्घाटन आज यहाँ हुआ है, मुझे लगता है कि केवल यही विषय नहीं बल्कि कोई भी विषय मंचीय विमर्श का विषय केवल नहीं होता है। जरूरत है इसकी, संवाद की, विमर्श की जरूरत है, लेकिन केवल वहीं तक अगर सीमित हम रह जाएं तो हमेशा उस विषय की कीमत सीमित हो जाती है। और संयोग से अगर लोकतंत्र जैसा विषय है, कविता में लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति, अगर इस तरह के विषय हों तो निश्चित रूप से इस पर हम सब लोगों को पूरी जिम्मेदारी से सोच विचार जरूर करना चाहिए। आज हमारा जो अपना विषय है, समकालीन हिंदी कविता में लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति। यहाँ पर हमारे तमाम सारे विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित हैं जो न केवल मलयालम साहित्य से परिचित होंगे बल्कि समकालीन हिंदी कविता से भी परिचित होंगे, क्योंकि वो शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। उनके बीच में तमाम सारी बातें रखते हुए मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि आपके बीच में वो बात रखने का आज अवसर मिल रहा है, और आप भी उस पर अपनी तरह से सोच विचार कीजिएगा। मैं ये मानता हूँ कि कोई बात जो रखी जाती है वो स्वीकार करने या करवाने के लिए कभी नहीं रखी जानी चाहिए। उस पर सोचना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर सवाल करना चाहिए, बल्कि उस पर संदेह भी करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने स्वयं के जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कुछ बातें हमने जो आपके बीच में शुरुआती दौर में रखने की कोशिश की है वो रखना चाहता हूँ। आज के अपने व्याख्यान में बड़े विस्तार से और पूरी गंभीरता से रवि भूषण जी ने तमाम सारे बातें कहीं, और यह संकेत भी दिया कि आज के समय में लोकतांत्रिक मूल्य संकट में कैसे और क्यों हैं। उनका संकेत खास तौर पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति था, और वो है, लेकिन केवल राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के संकट का कारण नहीं है। वो है, फिर मैं कह रहा हूँगा वो तो होता ही है, लेकिन केवल वो नहीं है। उसके विस्तार में अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ। आशीष त्रिपाठी जी ने अपने व्याख्यान में बड़े विस्तार से तमाम सारी बातें कहीं, उधर भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बिंदु मैं रखना चाहता हूँ। उसमें एक चीज़ तो ये कि इस भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक मूल्य रखे गए हैं, बताए गए हैं, संकेतित किए गए हैं, प्रायः हम उन्हीं मूल्यों को लेकर चलते हैं अपने जीवन में। संविधान निर्देशित लोकतांत्रिक मूल्य, और भारत को वैसे भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया गया है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब आप सोचिए कि क्या संविधान में जो लोकतांत्रिक मूल्य बता दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं, परिभाषित कर दिए गए हैं, क्या वही लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं? क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य गतिशील मूल्य होते हैं। गतिशील मूल्य का मतलब होता है
वो समय समय से बदलते रहते हैं। जैसे मनुष्य बदलता है, जीवन में परिवर्तन आता है, सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं, वैसे ही हमारी लोकतांत्रिक मूल्य भी बदलते जाते हैं। हालांकि संविधान में संशोधन होता है बीच बीच में। संविधान में संशोधन इसीलिए होते हैं जिससे कि जो लोकतांत्रिक देश है उसके मूल्यों की रक्षा हो पाए ढंग से। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्य केवल संविधान के द्वारा बताए गए लोकतांत्रिक मूल्य मात्र नहीं है, उससे अलग को लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती पेश करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं उसकी रक्षा करने का अधिकार, उसकी रक्षा करने का दायित्व हम सभी का है। हम सभी का मतलब उसमें भी कैटेगराइज करना पड़ेगा। हम सभी का मतलब ये एक जनरल बात हो जाएगी, खास तौर पर उनके लिए जो उसको बड़ी गहराई से समझते हैं, जो उसको ठीक से जानते हैं, जो उसको पढ़ते हैं, रोज रोज उसके नियमों को जानते समझते पढ़ते हैं, उनका दायित्व अधिक बढ़ जाता है। मैंने शिक्षित लोगों का दायित्व अधिक है लोकतांत्रिक मूल्यों को उनको सुरक्षा देने का। और मैंने उदाहरण देखा अपने जीवन में, ये आप लोग ही जानते होंगे, शायद धीरे धीरे हर प्रदेश में कॉमन होता जा रहा है, यहाँ भी शायद होगा ही। जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का तंत्र है, वो राजनीति का तंत्र अपने आप में इतना जटिल है और गिरा हुआ है कि उसका एक उदाहरण ही देना पर्याप्त होगा। हालांकि कहा जाता है कि वही संविधान के रक्षक होंगे, वही लोकतंत्र के प्रहरी होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल उल्टे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, वहां की पार्टियां अपने किसी भी नेता को बिना करोड़ की रकम लिए टिकट नहीं देती हैं। ये सच्चाई है। किसी भी विधायक को, किसी भी सांसद को चुनाव लड़ना है, किसी नेता को, उसको जो है करोड़ रुपया देना पड़ेगा। बेसिक सवाल ये उठता है कि जो नेता चुनाव लड़ने के लिए करोड़ दे रहा है वो हारे या जीते, लेकिन क्या वह किसी भी रूप में सही अर्थों में लोकतंत्र का रक्षक हो सकता है? या लोकतंत्र जनता के हित में सही अर्थों में खड़ा होगा? और व्यवहार में सच्चाई भी यही है कि वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए राजनीतिक नेताओं से लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद फिलहाल आप नहीं कर सकते, और न उनके ऊपर ये छोड़ना चाहिए जिम्मेदारी कि लोकतंत्र के ये प्रहरी हैं, रहनुमा हैं, और ये जो है हमारे लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहने वाले होंगे। नहीं हो सकते वो। उसकी वजह है क्योंकि यह एक ऐसा मूल्य है जो नैतिक मूल्य की तरह होता है। जैसे घर परिवार में आप रहते हैं, घर परिवार में आप एक जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं कि आप बड़े हैं, भाई हैं, पिता हैं, चाचा हैं, माँ हैं, जिस भी भूमिका में हैं, तो एक दायित्व तो आपका होता है कि आपको कैसे घर परिवार के बीच में लोगों के साथ रहना है। करीब करीब वैसा ही भाव लोकतांत्रिक मूल्यों का भी होता है। वो आपके दैनिक व्यवहार की चीज है, वह आपके अपने जीवन का हिस्सा है। अगर उस रूप में आप देखेंगे तो लोकतंत्र के मूल्य जरूर आपके व्यक्तित्व में शामिल हो जाएंगे। और हम संसद में कैसे नेताओं को, मैं केवल संक्षेप में कुछ बातें राजनीति के ऊपर कर रहा हूं, संसद में कैसे नेताओं को हम भेजते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एक आंकड़ा आया था संसद में कि जो संसद में सांसद पहुंचे हुए हैं उनका एक आंकड़ा आया था। आंकड़ा क्या था कि इतने प्रतिशत नेता घोषित, माने अपराध में घोषित हो चुके हैं,
और कुछ के अपराध विचाराधीन हैं। आप सब ये जानते होंगे, पुनः मैं दोहरा दूं, कि जेल में रह करके हमारे देश के नेता चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये कैसा हिंदुस्तान है, ये कैसा देश है जहां पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी छूट है कि वो जेल में विचाराधीन है, सजा भले नहीं मिली है, विचाराधीन है, लेकिन उसको टिकट मिल जाता है, चुनाव जीतता भी है और चुनाव लड़ता भी है। मुझे इस देश के ऐसे लोकतंत्र की चिंता भी होती है, असंतोष भी होता है और प्रश्न भी करना चाहता हूं कि यह 75 वर्षों के बाद हमारे देश का कैसा लोकतंत्र है और भविष्य का लोकतंत्र कैसा होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी हिंदी कविता, जिसे हम लोग समकालीन हिंदी कविता कहते हैं, समकालीन हिंदी कविता असल में एक प्रकार के विचारों की, एक प्रकार के मूल्यों की और एक प्रकार के अवधारणाओं की कविता नहीं है। प्रायः माना जाता है कि प्रगतिशील काव्य आंदोलन, नई कविता आंदोलन, अकविता आंदोलन, ये जो चले हैं आज़ादी के बाद, ये समकालीन कविता की पृष्ठभूमि में है और बड़े कम कम समय के लिए आंदोलन चले, कोई 10 साल, कोई 15 साल, इससे अधिक नहीं। लेकिन ये इन आंदोलनों ने समकालीन हिंदी कविता के मूल्य की जमीन तैयार की। प्रगतिशील या प्रगतिवादी, प्रगतिशील न कहें, प्रगतिवादी कविता आंदोलन, फिर उसके बाद नई कविता, प्रयोगवाद और फिर अकविता। अकविता के ही दौर में कुछ छोटे छोटे आंदोलन और चले, भूखी पीढ़ी, युष्य पीढ़ी। तो इस तरह से जो आंदोलन चले, उन आंदोलनों से उठी हुई प्रवृत्तियों ने हिंदी कविता में लोकतांत्रिक मूल्यों का एक आकाश, एक जमीन निर्मित किया। लेकिन ये तो दिखते हुए आंदोलन हैं। सही अर्थों में पूछा जाए तो समकालीन हिंदी कविता में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, यह पूरे आधुनिक हिंदी कविता के दौर से निर्मित हुए हैं। आधुनिक हिंदी कविता की जब बात हम कर रहे हैं तो आप भारतेंदु से चीज़ें को उठा लीजिए, और जब भारतेंदु की बात करेंगे तो उसमें नवजागरण, भारत में नवजागरण आंदोलन मेरे ख्याल से भक्ति आंदोलन के बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर को प्रभावित करने वाला, राष्ट्रीय फलक पर अपना प्रभाव छोड़ने वाला सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है। वजह उसकी यह है कि कोई भी ऐसा प्रदेश, कोई भी ऐसी भाषा बची ही नहीं जहां नवजागरण की लहर ने अपना विस्तार न लिया हो। नाम अनेक हैं, नाम अनेक हैं और सबकी अपनी भूमिकाएं हैं। माना कि वो सांस्कृतिक आंदोलन भी है, माना कि वो सामाजिक आंदोलन भी है, माना कि वो धार्मिक सुधार आंदोलन भी है, लेकिन उन मूल्यों ने न केवल हिंदी कविता बल्कि पूरे भारतीय कविता में लोकतांत्रिक मूल्यों को जन्म दिया है। बांग्ला कविता को हम अच्छी तरीके से जानते हैं और बांग्ला कविता के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसे नाम हैं जिनके बाद हिंदी कविता में छायावाद का दौर शुरू होता है। कुछ और इसके उदाहरण हैं। शायद जो हिस्ट्री के हमारे कुछ प्रेमी होंगे वे रूस की बोल्शेविक क्रांति से परिचित होंगे। 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति होती है। अब आप सोचेंगे कि कहाँ बोल्शेविक क्रांति, कहाँ लोकतांत्रिक मूल्य, लेकिन ऐसा नहीं है। धरती हिलती कहीं और है, प्रभावित हम हो जाते हैं। ऐसे ही होता है
विश्व स्तर पर घटनाओं का प्रभाव। रूस की बोल्शेविक क्रांति के पहले फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। संयोग से नारा वहां दिया गया और प्रतिफलित होता है रूसी क्रांति में। रूसी क्रांति में यह प्रतिफलित हुआ। ध्यान देने की बात है कि इसमें साहित्य, कला, संस्कृति, विमर्श, सत्ता संरचना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सत्ता संरचना का मतलब है कि उस समय जारशाही व्यवस्था थी, और जारशाही व्यवस्था को थोड़ा और स्पष्ट कहें तो एक प्रकार से तानाशाही व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी। उसको चुनौती मिली, सफल चुनौती मिली। वहां की जनता ने वहां की उस जारशाही को समाप्त किया और जनता का शासन स्थापित हुआ बोल्शेविक क्रांति के द्वारा रूस में। वो एक वैश्विक घटना के रूप में दर्ज की जाती है। और इतना ही नहीं, लेनिन जो कि जिनकी कीमत, जिनका कद, जिनका महत्व वैसे ही है जैसे जॉर्ज वाशिंगटन का अमेरिका में और भारत में महात्मा गांधी का। ठीक है, भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो योगदान है लेनिन का, जॉर्ज वाशिंगटन का, महात्मा गांधी का, करीब करीब अपने अपने देश के लिए एक जैसा है। इस क्रांति ने सृजन और स्वप्न को देखना संभव किया लोगों के बीच में। और हमारे देश में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने आपातकाल हिंदुस्तान में लागू किया 1980 के दशक में। उस समय राजनीति के क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, और कविता के क्षेत्र में नागार्जुन, और नागार्जुन के साथ में पूरी प्रगतिवादी पीढ़ी। हालांकि सीधे सीधे जुड़े हुए थे नागार्जुन ही। अन्य कवियों के कविताओं में शायद कहीं अभिव्यक्ति मिल जाए, ऐसा तो मुझे कम से कम देखने में ही आया, लेकिन नागार्जुन तो सीधे जुड़े हुए थे। जो पहले संपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हैं और बाद में उसको संपूर्ण भ्रांति भी कहते हैं, उनकी प्रकृति अलग थी। तो आपातकाल की घोषणा ने लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व को बचाने की चिंता को जन्म दिया। बीच में हमारे किसी वक्ता ने नक्सलवाड़ी, शायद रवि भूषण जी ने नक्सलवाड़ी का जिक्र किया अपने व्याख्यान में। धूमिल, जिन्हें समकालीन हिंदी कविता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार का मतलब आप समझ सकते हैं, जो सबसे बुलंद आवाज़ हो सकते हैं, जो सबसे प्रामाणिक आवाज़ हो सकते हैं, जो सबसे अनिवार्य आवाज़ हो सकते हैं, उस रूप में हिंदी कविता में धूमिल को याद किया जाता है। धूमिल सीधे नक्सलवाड़ी कविता आंदोलन से प्रभावित, सीधे। क्यों? उनकी एक कविता का शीर्षक ही है नक्सलवाड़ी। आज की तारीख में हम जब नक्सलवाद को देखते हैं तो बहुत सार्थक अर्थ में नहीं देखते हैं। 1980 के दशक का जो नक्सलवाड़ी आंदोलन है और 2020 के समय में या 24 के समय में जो नक्सलवाड़ी आंदोलन है, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एक नज़रिए से हम नहीं देख सकते, क्योंकि समय के फासले ने पूरे उद्देश्य को बिगाड़ करके रख दिया है। उस समय उद्देश्य कुछ और था। तो ये नक्सलवाड़ी आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में प्रतिरोधात्मक स्वर के रूप में देखा जा सकता है। और 1979 में पहल पत्रिका का एक विशेषांक आता है। पहल पत्रिका अब बंद हो चुकी है, इस समय बंद है, ज्ञान रंजन जी संपादक। लेकिन 1979 में उनका एक विशेषांक आता है, समकालीन कविता विशेषांक, जो तथ्य बताते हैं कि संभवतः
संभवतः, क्योंकि सारे प्रमाण यहाँ हमारे पास नहीं हैं, लेकिन पहल का यह विशेषांक संभवतः समकालीन कविता का पहला विशेषांक माना जाता है। इसके बाद हिंदी की तमाम पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले समकालीन कविता पर। हंस, आलोचना, नया ज्ञानोदय, वागर्थ, बल्कि यहां तक कि आलोचना का कविता विशेषांक भी आया। आलोचना का कविता विशेषांक बहुत सारी पत्रिकाओं के आए, परिकथा पत्रिका के आए। तो इस तरीके से कविता विशेषांकों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का वातावरण जो निर्मित किया कवियों के बीच में, वो अपने आप में एक उल्लेखनीय तथ्य कहा जा सकता है। टी.एस. इलियट अंग्रेजी के बहुत जाने माने कवि, आलोचक भी, नोबेल पुरस्कार विजेता भी टी.एस. इलियट। उनका एक निबंध है सेलेक्टेड प्रोज, टी.एस. इलियट का निबंध है। उसमें उन्होंने एक बात छोटी सी, उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अभिव्यक्ति में परिवर्तन कोई प्रतिभाशाली कलाकार ही कर सकता है। अभिव्यक्ति में परिवर्तन कोई प्रतिभाशाली कलाकार ही कर सकता है, ये टी.एस. इलियट ने अपने निबंध में कहा है। आज हम जब किताब में पढ़ते हैं आलोचना की तमाम सारी अलग किताबें, समकालीन हिंदी कविता पर, समकालीन कवियों पर, समकालीन प्रवृत्तियों पर दर्जनों पुस्तकें हिंदी में आ चुकी हैं, दर्जनों। इसमें सबसे पहले उल्लेखनीय है विश्वंभर नाथ उपाध्याय की पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका, समकालीन हिंदी कविता की भूमिका। और जिस शब्द पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समकालीन समकालीन समकालीन, ये आलोचकों का मानना है कि समकालीन टर्म उन्हीं का दिया हुआ है, समकालीन नहीं, समकालीन कविता। विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने अपनी आलोचना पुस्तक में इस टर्म का इस्तेमाल किया है, ऐसा माना जाता है। और तथ्यात्मक बातें ऐसे ही नहीं निकल के आती हैं, वो सही भी होगा अपनी जगह पे। सामयिकता, रियलिटी जिसको हम लोग यथार्थ कहते हैं, प्रगतिशीलता, जनपक्षधरता, ये कुछ ऐसे बेसिक लोकतांत्रिक मूल्य हैं समकालीन कविता के। मुक्तिबोध की चर्चा गाहे बगाए हम लोग कर ही देते हैं, हालांकि वो समकालीन कविता के हस्ताक्षर नहीं है। उनकी जो धारा मुक्तिबोध की, लेकिन 4 हिंदी के कवि ऐसे हैं जो समकालीन हिंदी कविता की नींव में मौजूद हैं, बल्कि वो अनिवार्य हैं, जिनके बिना समकालीन कविता की यात्रा कभी नहीं पूरी हो सकती है। उसमें नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह और धूमिल, आलोक धनवा, ये 4-5 ऐसे कवि हैं जिन्होंने समकालीन हिंदी कविता को तेवर दिया है, संस्कार दिया है, मूल्य दिए हैं, भाषा भी दी है, संरचना भी दी है। लेकिन ये 4 कवि समकालीन हिंदी कविता की पीढ़ी का निर्माण करते हैं। और इस आज के व्याख्यान के क्रम में, चूंकि समकालीन हिंदी कविता असल में 4 अलग अलग पीढ़ियों की हिंदी कविता है, 50 वर्ष से अधिक का ये कालखंड हो चुका है, 50 वर्ष से अधिक का कालखंड है समकालीन हिंदी कविता। 1970 का दशक, 1980 का दशक, 1990 का दशक और सन 2000 का दशक, और उसके बाद 2010 के बाद फिर इसको जोड़ लीजिए। लेकिन इन 5 दशकों में 4 कविता की 4 पीढ़ियां सक्रिय दिखाई पड़ती हैं। और इन 4 दशकों में, 5 दशकों में जो कविता की पीढ़ी हमारे सामने आई,
उसमें अगर हम प्रमुख कवियों पर भी ध्यान दें तब भी कम से कम 50-60 कवि हैं प्रमुख कवियों पर। हम सबकी चर्चा तो विस्तार में नहीं कर सकते, लेकिन प्रवृत्तियां बताने के लिए यहाँ हम उल्लेख करना चाहते हैं। धूमिल को पुनः मैं कहूँगा कि धूमिल एक अलग हस्ताक्षर है। बहुत कम उम्र में धूमिल की मृत्यु हो गई। उनके 3 ही संग्रह आए, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे। धूमिल की एक कविता आपके बीच में मैं रख रहा हूं, जरा देखिएगा। अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा। यहां धूमिल की चर्चा हो रही है, एक उल्लेख यह भी कर दिया, 3 हिंदी कवियों को नेहरू से बड़ी उम्मीदें थी। देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्हें अभी अभी जन्म लिए हुए भारत के लोकतंत्र की राजनीतिक रक्षा का अधिकार मिला हुआ था। अज्ञेय, मुक्तिबोध और धूमिल, ये 3 हिंदी के ऐसे कवि हैं जिन्हें नेहरू से बहुत आशाएं थीं, लेकिन संजोग से तीनों कवि निराश होते हैं। उसके अपने कारण हैं। तो एक दूसरे कवि हैं वेणुगोपाल, हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के वेणुगोपाल, हिंदी के कवि। वेणुगोपाल की एक कविता है, उसका एक अंश है, न हो कुछ भी सिर्फ सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत, और यह एक शुरुआत ही है कि वहां एक सपना है। ये धूमिल और वेणुगोपाल के साथ कुमार विकल, ये 3 ऐसी मूर्ति हैं जिन्हें समकालीन हिंदी कविता के आरंभिक कवि के तौर पर देखा जाता है। अभी सर ने आलोक धनवा का संकेत किया। आलोक धनवा की कविता का एक कविता का अंश है, यह कविता नहीं, यह गोली दागने की समझ है। तो और जो तमाम कलम चलाने वालों को तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। इसी तरह अरुण कमल की चर्चा हुई, आज पुनः उनकी कविता का उल्लेख करें। यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहां स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। ये ऐसे कवियों का उल्लेख यहां मैं कर रहा हूं जो समकालीन हिंदी कविता के प्रतिनिधि हस्ताक्षर माने जाते हैं। उसमें और भी नाम हैं, उसकी चर्चा बाद में हो जाएगी। 8वें दशक की हिंदी कविता को केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिबद्धता पूर्वक रक्षा करने के कारण समाजवादी कविता कहा गया। हालांकि यह टर्म बहुत चल नहीं पाया, लेकिन समकालीन हिंदी कविता के 8वें दशक की कविता को समाजवादी कविता भी कहा जाता था, क्योंकि सामाजिक पक्षधरता, समाज के मूल्यों की चिंता, सामाजिक समरसता, सामाजिक असमानता के प्रति असंतोष, ये सारी चीजें 8वें दशक के कवियों में दिखाई पड़ती हैं। इस संदर्भ में राजकमल चौधरी, हालांकि राजकमल चौधरी समकालीन कविता के कवि नहीं हैं, उन्हें अकविता आंदोलन का कवि माना जाता है। राजकमल चौधरी को अकविता आंदोलन का कवि कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध कविता है मुक्ति प्रसंग। 9वें दशक की हिंदी कविता में एक अलग परिवर्तन आता है जिसका असर आज भी दिखाई पड़ता है। वो परिवर्तन क्या है? 9वें दशक की हिंदी कविता में राजनीतिक सरोकार कमजोर पड़ते हैं। जिस राजनीतिक सरोकार की बात अभी पिछले सत्र में रवि जी ने की, खासतौर पर पंकज चतुर्वेदी की कविता के माध्यम से, ये राजनीतिक सरोकार चाहे राजनीति के दबाव के कारण, चाहे विपरीत सत्ता संरचना के कारण,
और चाहे बुद्धिजीवियों पर हो रहे आक्रमणों के कारण, लेकिन कमजोर तो अवश्य पड़ी है। तो राजनीतिक सरोकार कमजोर हुए, उत्सव धार्मिकता बढ़ी है। उत्सव धार्मिकता ये बड़ी चिंता पैदा करने वाली प्रवृत्ति है। सामाजिक सरोकार व्यापक हुए हैं 9वें दशक की हिंदी कविता में। हाँ, ये जरूर है कि विमर्श को खड़े करने में, विमर्शों को खड़ा करने में 9वें दशक की जो रचनाशीलता है, 9वें सत्र की खासकर पत्रिकाएं जो निकल रही थीं, वे बड़ा भारी काम करती हैं। हम लोग जानते हैं कि दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श इस समय पूरे भारतीय साहित्य में विमर्श बनकर खड़े हो चुके हैं। और मेरा यह अनुमान यह भी है कि चाहे पंजाबी, चाहे गुजराती, चाहे बांग्ला, चाहे हिंदी, चाहे मलयालम, चाहे बांग्ला, भारत की किसी भी भाषा में ये तीनों विमर्श इस समय अस्थायी विमर्श बन चुके हैं। दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श। हालांकि धीरे धीरे नए विमर्श भी और खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन विमर्शों को खड़ा करने में जिन पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है, उसमें हंस पत्रिका सबसे आगे। हम लोग गाहे बगाहे हंस पत्रिका की चर्चा करते हैं। अब वो अपने गरिमा में इतिहास बन चुकी है। हंस पत्रिका अपने गरिमा में इतिहास है। अब वो बिल्कुल कह सकते हैं कि नखदंत विहीन पत्रिका है। ठीक है, निकल रही है। लेकिन राजेंद्र यादव ने ये बड़ा काम किया, विशेष रूप से दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को ऊंचाई देने में। आदिवासी विमर्श हंस पत्रिका में उतनी प्रमुखता से स्वर बुलंद नहीं कर पाया। हाँ, अभी अचानक इस संदर्भ में नाम याद गया रमणिका गुप्ता का। रमणिका गुप्ता इस समय जीवित नहीं है, लेकिन वो अपने जीवित रहते एक पत्रिका निकालती थी, युद्धरत आम आदमी। संयोग से उनसे मिलने जुलने, संवाद करने के अवसर कई बार मिले, और रमणिका गुप्ता युद्धरत आम आदमी के माध्यम से भारत के प्रांतीय भाषाओं के दलित और आदिवासी साहित्य पर विशेषांक निकालने में समर्थ हुई। पूर्वोत्तर भारत जहाँ से मैं हूँ, मेघालय से, और वहाँ पर वो तो आदिवासियों की राजधानी है एक प्रकार से। मतलब इतने आदिवासी हैं। पूर्वोत्तर में 400 जनजाति समुदाय हैं और 220 आदिवासी हैं लगभग। रमणिका गुप्ता ने वहाँ के आदिवासियों पर भी विशेष निकाले हैं। एक विदेशी विद्वान हैं एरिक हॉब्सबॉम। एरिक हॉब्सबॉम 1973 से लेकर 1990 की अवधि को भूस्खलन का काल कहते हैं। किसी संदर्भ में कहा होगा, भूस्खलन का काल है ये 1973 से लेकर 1990। क्यों कहा, उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। लेकिन ये भूस्खलन क्या है, ये सचमुच में कोई भौगोलिक विचलन नहीं है। ये भौगोलिक विचलन नहीं है, ये सांस्कृतिक विचलन है। आर्थिक अपराध है, या कह सकते हैं आर्थिक विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार है, पूंजी का बढ़ता हुआ दबाव है। ये सारी चीजें शायद इस दौर में बढ़ने लगी। इसको ध्यान में रख करके एरिक हॉब्सबॉम ने ये बात कही होगी। धूमिल की चर्चा हमने अपने संदर्भ में की। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद हिंदी कविता के उन कवियों से परिचित न हों। उनका नाम यहाँ एक बार मैं ले लेता हूँ। भागवत रावत, चंद्रकांत देवताले, एक बड़े महत्वपूर्ण नाम जो कवि से कहीं ज़्यादा वे एक्टिविस्ट थे। कवि तो महत्वपूर्ण थे ही, लेकिन कवि से ज़्यादा वो एक्टिविस्ट पोएट थे। एक्टिविस्ट पोएट बड़े सौभाग्य से किसी भाषा को मिलते हैं। बड़ा सौभाग्य होता है कभी किसी भाषा को, तब कोई एक्टिविस्ट पोएट पैदा होता है। जैसे बरबर राव एक एक्टिविस्ट पोएट हैं। जैसे
पास, अवतार सिंह पास एक एक्टिविस्ट कवि हैं, जैसे मुक्तिबोध एक एक्टिविस्ट कवि हैं, वैसे ही हिंदी कविता को एक और एक्टिविस्ट पोएट मिला, उनका नाम है गोरख पांडे। गोरख पांडे, गोरख पांडे उस रूप में नहीं याद किए जाते हैं हिंदी कविता में, जैसे अरुण कमल जी को याद हम करते हैं, जैसे आलोक धनमा को याद करते हैं, जैसे ज्ञानंद पति को याद करते हैं, उस रूप में नहीं याद करते। लेकिन उनके जो भूमिका, संयोग से कम उम्र में मृत्यु भी हो गई, आत्महत्या कर ली उन्होंने। मंगलेश डबराल दूसरे पर बाद में लागू होते हैं, सबसे पहले स्वयं पर लागू होते हैं। स्वयं पर लागू करने का मेरा सीधा सा मतलब यह है कि हम अपने व्यवहार में, हम अपने विचार में, हम अपने जीवन में उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे करते, चिंता कैसे करते। संयोग से यह जो अभी मैंने उल्लेख किया उत्सव धार्मिकता का, तो संयोग से मैं देख रहा हूं कि भारत के लगभग सभी प्रांतों में लिटरेचर फेस्टिवल के कार्यक्रम चलने लगे। धीरे 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 सब जगह ये शुरू हो चुका है, लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, इसकी आप बहुत नेगेटिव दृष्टि से आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज तो ध्यान रखने की जरूरत है कि ये इतने बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल जो होते हैं, ये होते कैसे हैं? इसको ऑर्गेनाइज करता है कौन करता है? इतनी सारी व्यवस्थाएं आती कहां से, इतनी सारी पूंजी कहां से आती है? जाहिर सी बात है कि यह किसी बड़े पूंजीपति संस्थान के द्वारा स्पॉन्सर होते हैं। हमें उसके मूल तक जाना चाहिए, और जब आप मूल पर पहुंचेंगे तो आपको ये जरूर लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा पूंजीवादी संगठन ही इस लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज करने का मूल कारण है। अब इसमें हो क्या रहा है? लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में कैसे स्वयं कवियों लेखकों के द्वारा आने लगे हैं। रक्षा तो छोड़ दीजिए, कविता में क्या कहते हैं छोड़ दीजिए, स्वयं उनके द्वारा कैसे पैदा हो रहे हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। इसमें अब उदाहरण बिना दिए तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ऐसे ही कोई बात कह देना सही नहीं होगा जब तक उदाहरण न दिया जाए। सद्य अभी अभी दिल्ली में कार्यक्रम हुआ आज तक का, साहित्य आज तक। साहित्य आज तक का जो स्पॉन्सर हुआ था वो रजनीगंधा के द्वारा हुआ था। मुझे साहित्य आज तक से उतनी आपत्ति बिल्कुल नहीं है जितनी कि रजनीगंधा के स्पॉन्सरशिप में किए जाने वाले आयोजन पर प्रश्न है। और यहां नाम लेने की आवश्यकता नहीं, हिंदी साहित्य के जो बहुत जाने माने, जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिनको रोज पढ़ते हैं, इनकी कविताओं से प्रभावित होते हैं, जिनकी कविताएं कोड की जाती हैं लिखते पढ़ते हुए, ऐसे लोग भी उस आयोजन में पहुंचे और उन्होंने उस आयोजन में अपने पहुंचने को डिफेंड भी किया कि हमारा जाना, हमारा यहां आना, यहां शामिल होना सही है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात अगर हम कर रहे हैं तो यह भी हम सोचना चाहिए कि हमारी पहचान किस जमीन से हो रही है, किस मंच से हो रही है, किसके प्लेटफॉर्म से हो रही है, किसके द्वारा हो रही है। ये कहा गया है, बड़ी पुरानी कहावत है कि आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, आप भले सही हों लेकिन संगत अगर आपकी सही न हो तो आप जरूर प्रश्न के दायरे में आ जाते हैं। हिंदी कविता के साथ कुछ कुछ इस तरह की दिक्कतें अब बढ़ी हैं। यहाँ हमारे सामने युवा पीढ़ी के बहुत सारे कवियों के नाम है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बात समाप्ति करने के पहले एक दो बातें आप लोगों के बीच में रखने का मेरा बहुत मन है और जरूरी समझता हूं। ब्रेख्त की एक कविता है अंधेरे समय। जिस राजनीतिक चेतना की बात अक्सर हम लोग करते हैं, जिस राजनीतिक प्रतिरोध की बात करते हैं,
लोकतांत्रिक मूल्य बिना राजनीतिक प्रतिरोध के बची नहीं सकते। आप तमाम सारी बात करते रहिए, लेकिन अगर आपके अंदर राजनीतिक प्रतिरोध की चेतना नहीं है तो लोकतांत्रिक मूल्य की बात करना लगभग बेमानी सी बात है। कहीं कहीं आपको राजनीतिक सजग होना पड़ेगा। तो ब्रेख्त अपने अंधेरे समय में कविता में कहते हैं, वे नहीं कहेंगे कि समय अंधेरे का था, वे पूछेंगे उस समय के कवि चुप। ये सीखने लायक हमारे समय के वरिष्ठ कवियों को भी और युवा कवियों को भी है। नए कवियों से क्या उम्मीद करें, अभी तो उभरने की इतनी तैयारी में, उनसे उम्मीद इतनी यादें नहीं करते, लेकिन वरिष्ठ कवियों को और हमारे आपके पीढ़ी के जो युवा कवि हैं या जो धीरे 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 उस ओर बढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अक्सर ये बात उठती है कि कवि का मूल्यांकन केवल कविता से करना चाहिए। यहां पर मेरी असहमति है। कवि का मूल्यांकन केवल कविता से नहीं करना चाहिए। कविता से जरूर करना चाहिए, लेकिन कविता से आगे बढ़ करके कवि का मूल्यांकन करना आज की जिम्मेदारी बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई कवि जितना कविता से लोकतंत्र नहीं बचाता, उतना अपने व्यक्तित्व से बचाता है। कोई कवि जितना कविता से लोकतंत्र नहीं बचाता, उससे ज्यादा कहीं अपने व्यक्तित्व से बचाता है। और मुक्तिबोध, 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 हिंदी कविता का भविष्य अगर सोचा जाए तो शायद हिंदी कविता का भविष्य किसी उत्तर मुक्तिबोध कवि के हाथों ही सुरक्षित रह पाए। हो सकता है हिंदी कविता का सौभाग्य कभी जागे, हो सकता है हिंदी कविता कभी करवट ले, हो सकता है समय कोई ऐसा दबाव पैदा करे, या हो सकता है समय कभी ऐसे प्रतिभाशाली कवि को लाने में समर्थ हो कि कोई उत्तर मुक्तिबोध हमारे बीच में आ जाए। तो समकालीन हिंदी कविता में लोकतंत्र बचेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी, तो शायद किसी उत्तर मुक्तिबोध जैसे भविष्य के कवि के हाथों संभव होगा। हमें जो भी समय मिला अपनी बात रखने की मैंने कोशिश की, और धन्यवाद देता हूँ इस मंच का कि आप लोगों ने खैर से सुना और मुझे अपनी बात रखने का